नमस्ते आप सबका। आज हमारे साथ सुयश द्विवेदी जी हैं, जो एक आईएएस ऑफ़िसर है और वो आज हम सबको बताएँगे कि एक आईएएस ऑफ़िसर की ज़िंदगी में क्या-क्या कठिनाइयाँ आती है और एक आईएएस ऑफ़िसर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और एज़ एन इंजीनियर हमें अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होना चाहिए। तो आपका स्वागत है सुयश द्विवेदी जी। थैंक यू सो मच सुयश। तो आज हम आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी कैसे होती है? उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? क्योंकि बहुत बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं बट उसके लिए एक डिसिप्लिन जो होता है ना वो वो स वो आदमी को सीखना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे सबको नहीं मिल पाता है। तो उस वो एक जो प्रेरणा होती है ना, तो वो शायद हम कोशिश करेंगे कि हम ये कुछ 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हम उसके बारे में कुछ जान सकें। तो क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप कहाँ से हो और आपने किसकी पढ़ाई की? और फिर आपने आईएएस ऑफिसर के बनने का ऐसा डिसीज़न आपने कब लिया? सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम सुयश द्विवेदी है। मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। 2011 में मैंने अपना इंटरमीडिएट पास किया था। उसके बाद 2012 में आईटी जेईई एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं आईटी कानपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया। 2016 में मैंने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद वही जो फाइनल ईयर में हम सबके सामने एक क्वेश्चन होता है कि अब क्या करें? तो एक टॉक शो हमारे यहाँ कैंपस में हुआ था, जिसमें इंजीनियरिंग सर्विस के हमारे जो कॉलेज के एलुमनाइज़ थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो कहीं न कहीं मुझे वो अच्छा लगा था उनका एक्सपीरियंस। तो एक मन में था कि हाँ, ये ट्राई करके ज़रूर देखना है। तो 16 पास होने के बाद मैं दिल्ली आ गया, वहाँ पे सेल्फ स्टडी करता था। तो 17 में मैंने एग्ज़ाम इंजीनियरिंग सर्विसेज़ का जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, वो क्लियर किया। उसके थ्रू मैं बीआरओ में मेरा पोस्टिंग हुआ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज़ेशन में। वहाँ पर मैं एज़ एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्टेड था। 8 मंथ्स मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद दोबारा से मैंने 18 का एग्ज़ाम दिया था, जिसके थ्रू मैंने 18 में क्वालीफ़ाई किया रेलवेज़ में। तो प्रेज़ेंटली मैं रेलवेज़ में एज़ एन असिस्टेंट डिविज़नल इंजीनियर पोस्टेड हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी डिवीज़न में। बढ़िया। तो आपने जब आईएएस के बारे में पहली बार पता चला था आपको आईएएस के बारे में कि जी, तो आपने प्रिपरेशन के लिए कैसे सोचा था? क्योंकि अभी 2 इसमें 2 मत होते हैं कि आदमी सोचता है कि खुद से प्रिपेयर करेगा या तो फिर आदमी सोचता है कि कोचिंग करके प्रिपेयर करेगा। तो आपने जैसे बताया कि आपने सेल्फ स्टडी किया है। तो आपने वो शेड्यूल और वो कैसे आपने एक अपना टाइम टेबल फिक्स किया था कि हाँ, मेरे को आज इतना पढ़ना है और इतना मेरे को अपने पढ़ाई पे आज इतना फ़ोकस करना है। तो वो आपने कैसे टाइम का उस पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? इसके लिए मैंने अपने कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे, जिन्होंने ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे, और 1-2 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्वालीफ़ाई किया था। उनसे मैंने थोड़ा बातचीत की थी इसके बारे में, क्या स्ट्रैटेजी रहती है। तो सबसे पहले तो इनिशियली मैंने सिलेबस पैटर्न उसका देखा था, क्या-क्या रहता है। प्रीवियस ईयर भी 1-2 ईयर के मैंने पैटर्न देखा था कैसा है, तो एक आइडिया थोड़ा बहुत लग गया था, जनरलाइज़्ड आइडिया। तो मेनली फिर मैं दिल्ली आया, वहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो भी मटेरियल वगैरह था, अ, वो वहाँ से कलेक्ट किया। किसी के गाइडेंस, सीनियर्स वगैरह के गाइडेंस के अनुसार ही फिर मैंने सब्जेक्ट बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा प्रिपरेशन शुरू किया सभी चीज़ों का। अ, ये फर्स्ट डे से ऐसा नहीं था कि एकदम से क्लियर था माइंड में कि ये सिस्टम है, इसे फॉलो करना है। थोड़ा 1 डेढ़ महीना, 2 महीना लगा एडजस्ट करने में, हिट एंड ट्रायल टाइप का भी, कि क्या कैसे प्रिपरेशन करना है। तो फाइनली मतलब ये स्ट्रैटेजी ठीक रही कि मटेरियल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो
ऑन द बेसिस ऑफ फाइनली हमें एग्जाम में क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं वहाँ पे। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत करना और रिवाइज करना जो कॉलेज में पढ़े थे, और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना। तो इसके लिए क्वेश्चंस मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो कंपटीशन में इंजीनियरिंग सर्विस में आए थे, फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस में आए थे, सिविल इंजीनियरिंग के, वो मैंने टैकल किए। कोचिंग का बस मैंने गाइडेंस लिया। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज होती है, नॉर्मली बराबर, वीकेंड्स में होती थी, तो उसको अपने आप को बेटर जज करने में कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, और थोड़ा एक कंपटीशन मोड में आने के लिए, तो उसका मैंने गाइडेंस लिया। अब इसमें 2 चीज़ें रहती, चूँकि मैंने कॉलेज में मेरा बेसिक ठीक-ठाक था, मैंने मतलब अच्छे से पढ़ाई करी थी, तो बेसिक ठीक था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं था। काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब कॉलेज में उतना सही नहीं हो पाता है, बट एज़ अ स्टूडेंट काफ़ी ब्राइट होते हैं। तो उनके लिए कोचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब तो काफ़ी जगह है दिल्ली वगैरह में, बराबर। तो काफ़ी लोग सक्सेसफुल भी हुए कोचिंग का गाइडेंस लेकर। तो स ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि उसे अंदर से कैसा लगता है, क्या करना चाहिए। मुझे ये लगता है। बराबर। तो ये हो गया हमारा आपका आईएएस का प्रिपरेशन के बारे में। बट अब जब पहली बार आपने जब जॉब जॉइन किया था, तो आपने जैसे बताया हाँ, कि आप पहले बीआरओ में जॉइन किए थे और फिर उसके बाद आपने रेलवेज़ जॉइन किया था। तो एक होता है डिफ़रेंस होता है कि एक कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है और एक वर्क एनवायरनमेंट होता है। तो जब आप पहली बार अपने जॉब पे आए, तो आपको वो डिफ़रेंस कैसा लगा? और एक जो प्रोफ़ेशनलिज़्म हम जिसको कहते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब हम एक जॉब में आए हैं, तो हमें एक डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए और ख़ासकर जब हम बीआरओ जैसे ऑर्गनाइज़ेशन को जॉइन करते हैं, जो हमारे इंडिया का सबसे लाइक मैं कह सकूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोड बनाने का ऑर्गनाइज़ेशन है। सो जब आप बीआरओ जॉइन किए थे, तब आपको ऐसा कैसा फ़ील हुआ था? और आपके आपके जो दोस्त लोग थे और आपके रिश्तेदार थे, उनको कैसा फ़ील हुआ था, जब आप पता चला था कि आपने बीआरओ जॉइन किया है? बीआरओ मैंने 17 एग्ज़ाम के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था। तो इनिशियली जब बीआरओ मुझे अलॉट हुआ, मेरी सेकंड लास्ट प्रेफ़रेंस वैसे बीआरओ थी, क्योंकि बीआरओ की पोस्टिंग यूजुअली बॉर्डर एरियाज़ में होती है। इसका रोल बराबर, काफ़ी टफ़ है, और मुझे बहुत ज़्यादा बीआरओ के बारे में आइडिया भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई सीनियर या बीआरओ के बारे में बताने के लिए कि वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, काम वर्किंग क्या है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि बीआरओ एक्चुअली बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज़ भी नहीं करता अपने वर्क को। यस, काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का उनका है, स्ट्रैटेजिक रूट्स वगैरह बॉर्डर एरियाज़ में जो हमारे आर्मीज़ वगैरह के लिए, उन एरिया में बनाना, बहुत ही चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, और रिमोट लोकेशंस हैं वहाँ पर, कुछ-कुछ लोकेशन है जहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। तो इनिशियली बस एक रफ़ सा आइडिया था, घरवालों की तरफ से भी था कि पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, कैसा होगा वहाँ पे। बट मैंने कहा कि मैं जाके देखूँगा ज़रूर वहाँ पे, कैसा है, चैलेंजिंग वर्क है तो जाके देखता हूँ। तो ट्रेनिंग के लिए पुणे हम गए, ग्रेप सेंटर है वहाँ पर। पुणे 21 डेज़ का शॉर्ट ट्रेनिंग होता है इनिशियली। तो वहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया देते हैं कि वहाँ पर आपका जॉब में काम क्या होगा, और बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो होती है आपकी थोड़ी टफ होती है, वहाँ पे वो भी इम्पार्ट करते हैं। तो वो पीरियड थोड़ा अच्छा था। अ, थोड़ा मतलब टफ ज़रूर था इनिशियली, हम लोग थोड़ा, मैं थोड़ा-सा लेज़ी टाइप का हूँ तो उस लाइफ़स्टाइल में एडजस्ट करना, बट मतलब वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए, कि जब आप वर्क में जाएँगे, ऐसी चैलेंजिंग जगह पे रहेंगे, तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें। तो 21 डेज़ के बाद मेरा पोस्टिंग हुआ अरुणाचल प्रदेश में, नियर तवांग डिस्ट्रिक्ट। तो लोकेशन वाइज़ बहुत अच्छा जगह था। अ, इनिशियली विंटर्स में था, पोस्टेड मैं दिसंबर में वहाँ पे गया था, तो क्लाइमेट बड़ा हार्श था वहाँ पे, -10, -15 ऐसे टेम्परेचर था। वहाँ पर मुझे एक 15 किलोमीटर रोड का सेक्शन था, तो उसका मेंटेनेंस का इनिशियली मेंटेनेंस में नए प्रोजेक्ट में नहीं डाला था, मेंटेनेंस में रखा था।
तो वहाँ पर मतलब उस वर्क सिचुएशन में वहाँ पर एटमॉस्फेयर वहाँ का ऐसा था कि वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली मतलब आपको अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होने लगती है। तो थोड़ा-सा समय लगा एडजस्ट करने में और सीनियर्स टाइम देते भी हैं। तो हमारा जो नीचे हमारा सुपरवाइज़र लेवल पे ग्राउंड स्टाफ है, वो काफ़ी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आपका रोल इतना चैलेंजिंग है कि आपको खुद ब खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होने लगेगी। आर्मी स्टाफ वग़ैरह भी वहाँ जो यूनिट्स वग़ैरह आस-पास होती थी, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग काम करते थे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। फिर मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हुआ रेलवेज़ में हाँ जी। 2018। हाँ, तो 8 मंथ्स वहाँ पे बीआरओ में जॉब करने के बाद मैं रेलवेज़ में आया। पर्सनल मतलब सबका डिफरेंट रीज़न है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नेगेटिव है या पॉज़िटिव पॉज़िटिव नेगेटिव मतलब वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह हर प्लेस पे होता है। तो वो डिसीज़न मैंने लिया कि रेलवेज़ में आगे कंटिन्यू करूँगा मैं, जॉइन करूँगा। तो 2018 के थ्रू हुआ मेरा, तो 19 में मैंने रेलवेज़ में ट्रेनिंग शुरू करी, इंडियन रेलवेज़ इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एरिसन पुणे में। तो आप अभी जब आपने जब अपना ट्रेनिंग शुरू किया था आईआरएससी के अंदर, तो आई थिंक वो कुछ 1 साल या ऐसा 1.5 साल का कुछ ट्रेनिंग होता है, अगर मैं कुछ गलत नहीं हूँ। या 1 एंड हाफ हाँ, ईयर्स। तो उसके बाद आपका पोस्टिंग बलिया में हुआ, जो यूपी में है, अगर। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो रेलवेज़ में आप अभी आपका काम का मतलब नेचर कैसा है? कि आप हुँ। ट्रैक्स देख रहे हो या आप रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हो? उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो? हाँ, तो मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ बलिया में हुई। ये वाराणसी डिवीज़न नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। तो यूजुअली ये जो रेलवे की जो ऑर्गेनाइज़ेशन है 2 हिस्सों में मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक ओपन लाइन कहते हैं जिसमें मैं पोस्टेड हूँ, दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है डिपार्टमेंट। ओपन लाइन का बेसिकली काम होता है आपका डे टू डे बेसिस पर जो भी मेंटेनेंस है एक्जिस्टिंग ट्रैक का, जिस पर ट्रेन चल रही है, उसका डेली बेसिस पे आप मेंटेनेंस करें ताकि ट्रेन्स और रोलिंग स्टॉक जो है हमारा सेफ्ली उस पर ट्रैवल करें, हमारे पैसेंजर सेफ्ली ट्रैवल करें। तो अभी मेरा काम इनिशियल रोल यही है कि जो मेरा ट्रैक स्ट्रक्चर है, एक्जिस्टिंग एसेट्स हैं, उनका मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शंस प्लस ओल्ड एसेट्स हैं तो उनको रिप्लेस करूँ। और इसके साथ ही साथ वर्क्स का भी पार्ट होता है, जिसमें हमारा जो हमारी सर्विस बिल्डिंग्स हैं, स्टेशंस हैं, रेलवे स्टाफ के जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, उनका मेंटेनेंस वगैरह का जो काम है, वो भी हम देखते हैं इस लेवल पे। और साथ ही साथ अभी मैं पर्सनल ऑफिसर भी हूँ यहाँ पर, जो मेरे अंडर जो भी कर्मचारी हैं, तो उनका भी जो पर्सनल से रिलेटेड लीव वगैरह, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब जो इश्यूज़ हैं, तो फील्ड लेवल पे मुझे यहाँ पे देखने पड़ते हैं। सो अभी रेलवेज़ में आगे जाके आपको कैसा जो हमारा करियर होता है, अभी हुँ, बहुत बहुत सारे लोग होते हैं जिनके उनको पता नहीं होता कि जी। रेलवेज़ में हम कैसे करियर आगे बढ़ा सकते हैं, या इवन कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे भी कह ले। तो आपका जो करियर का प्रोग्रेशन ऐसे कह सकते हैं, तो ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है रेलवेज़ के अंदर, या अगर आप अभी जो काम कर रहे हो, जैसे कि अगर आपको रेलवेज़ छोड़ के अपना खुद का भी कुछ प्राइवेट में अगर जाना हो या कुछ अपना खुद का बिज़नेस हो, क्या आप जो कर रहे हो काम, उससे क्या आप अपना जो आपको स्किल सेट मिलता है ये काम की वजह से, क्या आप उससे आप हुँ, प्राइवेट जॉब्स में भी जा सकते हो या खुद का भी कुछ कंसल्टेंसी या बिज़नेस ऐसा कुछ खोल सकते हो? क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको शायद ऐसा हो कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल गया, बट फिर बाद में बहुत ऐसा लगता है कि शायद चैलेंजिंग नहीं होता है जॉब, या कुछ रीज़न्स होते हैं किसी के कि लोग जॉब छोड़ देते हैं और वो लोग कुछ और करने की तरफ चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि
क्या जो हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या उसको छोड़ के हम कोई प्राइवेट में भी जा सकते हैं या हम लोग अपना खुद का भी बिज़नेस खोल सकते हैं? ऐसा आपका क्या सोच है इसके बारे में? देखिए अपॉर्च्युनिटी वाइज़ बात करूँ तो ये तो मैं मानूँगा कि रेलवेज़ मतलब गवर्नमेंट सेटअप में वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत प्रोवाइड कराता है। मतलब लर्निंग का यहाँ पे और डाइवर्स रोल में काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे अभी प्रेज़ेंटली मैं ओपन लाइन में काम कर रहा हूँ, तो अभी मुझे जो एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, ट्रैक स्ट्रक्चर है, उसका पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्किल्स सीखने को मिल रही हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो है ही है, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग अप्लाई करने को मिल रहा है। कॉलेज लेवल पे जनरली रेलवे इंजीनियरिंग हमारी नहीं पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में। सही। तो यहाँ आने के बाद काफ़ी रेलवे इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, तो ये तो हो गया ओपन लाइन से रिलेटेड। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जो आपके जब पोस्टिंग होगी मेरी, ठीक है, आज से हो सकता है 5-6 साल बाद कंस्ट्रक्शन में एज़ एन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर पोस्टेड हो जाऊँ। तो वहाँ पर जो नए एसेट्स हैं, अभी जैसे मेरे सेक्शन में डबलिंग का काम चल रहा है। प्रेज़ेंटली सिंगल लाइन है, उसको डबल लाइन कर रहे हैं। तो जो नई लाइन आपको डालना है, ठीक है, नए एसेट्स क्रिएट करने हैं, उससे रिलेटेड या नए स्टेशंस हो गए, उससे रिलेटेड काम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में काम करने का बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। इसमें ट्रैक्स आ जाएगा, ब्रिजेज़ हो गया, अगर किसी सेक्शन में टनल्स वगैरह बन रही हैं, तो वो देखने को या काम उस पर करने को मिल सकता है। या फिर स्टेशन बिल्डिंग्स वगैरह। आजकल तो स्ट्रेस है कि मॉडर्नाइज़ वे में नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्रिएट हों, थोड़ा एडवांस। तो एक तो ये स्कोप हो गया। बाकी रेलवेज़ में ये है कि आपका जैसे-जैसे आप ऊपर लेवल पे जाते जाओगे, तो वैसे आपका काम जो है, वो थोड़ा और डाइवर्स होता जाएगा। अभी जैसे मेरा काम सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूशन से रिलेटेड है यहाँ पर। जो भी टेंडर्स वगैरह होके आते हैं, मुझे एग्ज़ीक्यूट करवाने हैं फील्ड में। डिवीज़न लेवल पे जाएँगे तो वहाँ पर जैसे टेंडर्स वगैरह में फ्लोट करने होंगे एज़ अ सीनियर डिविज़नल इंजीनियर। जब वहाँ पे पोस्टेड होंगे तो आप टेंडर्स वगैरह देखेंगे या फिर आप प्लानिंग सेक्शन में इन्वॉल्व्ड होंगे। आप प्लान करेंगे कि कहाँ पर क्या नया वर्क करना है, कैसे कर कैसे कराना है या फिर डिज़ाइन में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो रेलवे का अपना खुद का अलग डिज़ाइन का डिपार्टमेंट हो गया, आरडीएसओ लखनऊ में है। वहाँ पर आप रिसर्च से रिलेटेड, रेलवे रिसर्च से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। इन सब से हट के जैसे रेलवेज़ में ये भी है कि डेप्यूटेशन का काफ़ी अच्छा स्कोप है। अब रेलवे की सब्सिडियरीज़ हो गई, जैसे इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, आरबीएनएल हो गया या फिर अदर इनसे अदर सेंट्रल जो गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो रेलवे के सेटअप में हो गया कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ रेलवे प्रोवाइड करता है, काफ़ी डाइवर्स स्किल सेट है। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कुछ साल काम करके स्टक सा फ़ील होता है, कुछ लोगों को होता है, तो ये है कि रेलवेज़ आपको स्किल्स काफ़ी सिखा देती है। उसका यूज़ करके आप कंसल्टेंसी वगैरह अपना खुद का खोल सकते हैं। वो प्रोवाइडेड तभी होगा जब डिपार्टमेंट में आप अच्छे से काम करेंगे। आप नॉलेज जब 5-6 साल, 7 साल में एक्वायर कर लेते हैं, तो आपको एक तो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंडर का कि कैसे वर्क करता है, उसका आपको एक्सपीरियंस रहेगा और साथ ही साथ आपको मैनेजमेंट स्किल्स जो हो गई, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए, ड्राइंग वगैरह कैसे रीड करते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, नई चीज़ों का प्लानिंग कैसे किया जाता है, उन सब एक्सपीरियंसेस का आप यूज़ करके कई लोग हैं जो रेलवेज़ जिन्होंने लीव किया है और वो किसी कंसल्टेंसी वगैरह में या फिर एज़ एन एडवाइज़र काम कर रहे हैं। तो रेलवेज़ आई थिंक अपॉर्च्युनिटी वाइज़ आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपका टाइम भी बहुत लेता है लाइफ़ का, क्योंकि ये टिपिकल जो सेटअप होता है कि गवर्नमेंट जॉब 9 टू 5 वो चीज़ नहीं है रेलवे में। मुझे लगभग 10 मंथ्स हो गया है यहाँ पे, तो 24 लिटरली 24 इंटू 7 वाला जॉब है।
मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपका 9 टू 5 में काम पूरा हो गया। हो सकता है रात के 8 बजे या रात के 12 बजे भी कोई इमरजेंसी है तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये आजकल एक ऐसा एक्सपेक्टेड ऐसा एक मिथ है कि गवर्नमेंट जॉब होता है तो मतलब यही फिक्स टाइमिंग होता है, इसके अलावा कुछ हुँ, काम नहीं होता है। आजकल ऐसा नहीं रहा है वो। हाँ, वो बाउंड्रीज़ थोड़ा ब्लर्ड होती जा रही हैं गवर्नमेंट बराबर। में भी। बट रेलवेज़ मुझे लगता है बिगिनिंग के टाइम से ये डिपार्टमेंट ऐसी इमरजेंसी से रिलेटेड ज़्यादा रहा है, तो फायर फाइटिंग वाला, तो ये टिपिकल गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये। ये बात तो सच है। तो आप अभी आप आपको अपने जॉब का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है? क्योंकि अभी हम जब हमारी पढ़ाई करते हैं 4 साल के अंदर, तो हमको तो सिर्फ़ ऐसा सब्जेक्ट्स रहते हैं कि स्ट्रक्चर हो गया या तो आपका सिविल हो गया या आपका वाटर रिसोर्सेज़ ऐसे काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। बट जब हम एक्चुअल जॉब में जाते हैं, तो काफ़ी हद तक हमें मैनेजमेंट करना रहता है। काफ़ी बहुत काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हमको पता भी नहीं रहती है कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो हम कभी कॉलेज में नहीं सीख सकते, वो हम ऑफ़िस में ही जी। जाके सीख सकते हैं। तो आपके जॉब में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है? अभी प्रेज़ेंटली मैं जिस पोस्ट पे हूँ मेरे नीचे जो सुपरवाइज़र्स हैं और ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ़ है, मिला के लगभग 350-400 लोग हैं। तो अचानक से आना और इतने सारे लोगों को मैनेज करना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग टास्क इनिशियली तो है। इनिशियल के कुछ मंथ्स मतलब इसी में लग गए कि लोगों को कैसे मतलब मैनेज करना है, कैसे लगाना है, एफिशिएंटली लोगों से काम लेना है, इतने लोगों से। तो सिस्टम ख़ैर रेलवे पुराना डिपार्टमेंट है, 100 साल है, तो एक सिस्टम बना हुआ है वहाँ पर। तो जनरली स्टार्टअप वग़ैरह हम जॉइन करते हैं तो ऐसा मतलब कोई सेट सिस्टम या रिजिड सिस्टम होता नहीं है। तो रेलवेज़ का सिस्टम है ख़ैर, वो थोड़ा हेल्प करता है कि अगर एक आदमी नहीं भी है तो वो सिस्टम चलता रहेगा। लाइक कॉग ऑफ जो व्हील होता है, हुँ, हुँ। वैसा। तो रेलवे के बारे में जैसे ये लोगों को शायद थोड़ा मालूम नहीं होता है कि रेलवे के अंडर ही 8 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। इंजीनियरिंग के जिसमें 4 हैं, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, मैकेनिकल हो गया और 4 नॉन सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज़ के थ्रू, आईएएस के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होकर आते हैं। जिनमें से ऑपरेटिंग, अकाउंट्स, कमर्शियल और पर्सनल डिपार्टमेंट्स हो गए। तो हमारा जो काम होता है वो अ, इन 8 तो नहीं लेकिन लगभग डेली बेसिस पे 3 या 4 डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके काम करवाना होता है। सपोज़ हम कहीं मेंटेनेंस काम कर रहे हैं तो वहाँ सिग्नल का भी काम इन्वॉल्व्ड है, इलेक्ट्रिकल का भी है और ऑपरेटिंग जो ट्रेन चलाता है, वो हमें ब्लॉक मेंटेनेंस ब्लॉक देगा, तो उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके क्योंकि सबका अपना-अपना प्रायोरिटी होता है, तो इन सभी लोगों से कोऑर्डिनेट करके हमें अपना काम करवाना है। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट है रेलवे में। दूसरा ये चीज़ रहेगी कि चूँकि रेलवे का जॉब इमरजेंसी नेचर का होता है, तो हमारा जो काम है, वो इस वजह से थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाता है, रात-बेरात। अभी जैसे ये है कि अचानक से कौन-सी क्या सिचुएशन आ जाए। परसों की बात है, अचानक से रात को 11:30 बजे कॉल आया कि जो एक बड़ा-सा पेड़ था यूकेलिप्टस का, वो ट्रैक पे गिर गया है। उसकी वजह से दोनों साइड की राजधानी अप और डाउन की, दोनों डिटेन हैं। जनरली हमारा राजधानी को लेकर जो प्रायोरिटी होती है, वो एकदम ज़ीरो उसका हुँ, हुँ। डिले टाइम होना चाहिए। तो इमरजेंसी सिचुएशन अलार्म रिंग हो गया। तो फ़ौरन हमें सारे रिसोर्सेज़ मोबिलाइज़ करके, लोगों को मोबिलाइज़ करके साइट पर पहुँचना। अब चूँकि साइट पे फ़ील्ड पे मैं ही ऑफ़िसर हूँ, तो सबसे पहले मुझे भी निकलना यहाँ से और बाकी अपने सुपरवाइज़र्स को भी इंस्ट्रक्शन दे के कि क्या-क्या आपको सामान वहाँ पर ले जाना है और क्या वहाँ पे एक्चुअल ग्राउंड की कंडीशन है, वो सब का भी अंदाज़ा रखना है। फिर साइट पे पहुँच के जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए ट्रैक को क्लियर करना है, ताकि मूवमेंट जो हो जितना जल्दी-जल्दी हम शुरू कर दें। तो ऐसे कई केसेज़ आते हैं
जहाँ पर रेल फ्रैक्चर हो गया या कोई पेड़ गिर गया या फिर अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो कहीं पे ब्रीच हो गया या सेटलमेंट हो गया ट्रैक का। तो ऐसे काफ़ी केसेज़ आते हैं रात-बेरात जिनको अटेंड करना होता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग वर्क है इस लिहाज से क्योंकि हमें हमारा जो काम है वो पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड भी आ जाता है कि अगर कहीं हमारी तरफ से फॉल्ट हुई तो पैसेंजर की लाइफ पे बात भी बन सकती है। तो मेरा काम अपने ज्यूरिसडिक्शन में ट्रेन सेफली रन करे, टॉप प्रायोरिटी का मेरा यही काम है। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब इन अ वे यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल कि आप थोड़ा अपना ट्रैक पे अपने सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें, वो अंदर से थोड़ा फीलिंग आ जाती है। वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आप वो एक हाँ जी। ओहदा, जब आप खुद वो एक ओहदा संभालते हो तो अपने आप ही अंदर से आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये बात तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज अभी हम अपने आखिरी प्रश्न पे जाते हैं कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं जी। आज, जो नए नए ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो लोग हमेशा ये सोच, मतलब इस चीज़ में कह सकते हैं कि परेशान रहते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो क्या होगा? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वैसा करेंगे तो क्या करेंगे? तो काफ़ी कन्फ्यूज़न का स्टेट रहता है आजकल बच्चों के अंदर। तो आपका क्या सजेशन है कि आज के जो इन नए-नए इंजीनियर्स हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है कि उनको अपने लाइफ़ में क्या करना चाहिए कि वो सक्सेसफुल रहे अपने ज़िंदगी में? देखिए मतलब सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि हमारा इंटरेस्ट किस जगह है। उसके लिए मुझे लगता है जो सबसे ठीक ऑप्शन होगा कि हम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, उतना ज़्यादा हम जान पाएँगे क्या हमें अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। आगे हम कर सकते हैं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। वो करने के लिए जितना ज़्यादा एक यंग इंजीनियर को या स्टूडेंट को अपनी फ़ील्ड में या फ़ील्ड के बाहर भी अगर कुछ करना है, तो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करे वो चीज़ों को, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस चीज़ में मतलब हमेशा अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके मतलब ऑलवेज़ लुक आउट फॉर दीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ मतलब जो भी हैं बाहर। अभी तो जो कंडीशन है इस समय सोशल मीडिया वगैरह से, ठीक है, हम ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो और अपना नेटवर्किंग हमारा जो नेटवर्किंग ज़ोन है, वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें हमेशा हमें जो यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको देखना चाहिए कि जहाँ पर भी उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिले, बहुत 4 साल बहुत होते हैं इंजीनियरिंग के। अगर उसमें वो कुछ ना कुछ अलग-अलग सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उन्हें एक आइडिया ज़रूर लगता रहेगा। अभी जो दिक्कत आती है, जैसा हम लोग के टाइम में भी थी, उतना आइडिया नहीं रहता है कि यार करना क्या है? एक इंटर्नशिप भी मान लो कि तो एक पर्टिकुलर कोई चीज़ चल रही होगी जो एग्ज़ीक्यूशन का काम चल रहा होगा, हम देख लेते हैं, बट हमें एज़ अ होल पिक्चर नहीं मिलती है। हमें एक पार्ट उस पिक्चर का मिलता है। सपोज़ एक कोई प्रोजेक्ट होता है, उसकी बहुत डिफरेंट स्टेजेज़ होती हैं। इनिशियल जैसे सोचा जाता है कि प्रोजेक्ट कैसे क्या होगा, उसका थीम होता है, फिर सर्वे होता है, एस्टीमेट्स होता है, डिज़ाइन ड्राइंग बनती है, मटेरियल पास होता है, फिर जाके कहीं एग्ज़ीक्यूशन वगैरह होता है। तो जनरली इंटर्नशिप वगैरह पे जो यंग इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पार्ट मोस्टली लोग एग्ज़ीक्यूशन वगैरह ही देखते हैं कि साइट पर कैसे काम चल रहा है। बट उसके पीछे क्या-क्या काम होता है, वो जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि डिफरेंट-डिफरेंट लेवल्स पे जो पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, थोड़ा-थोड़ा सबका आइडिया या सबका एक अलग-अलग ट्रेनिंग कुछ वीक्स की होनी चाहिए। एक मेंटर कुछ शिप टाइप का कुछ सिस्टम होना चाहिए, जो उन्हें गाइड कर सके इन प्रोसेस से। तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया लगे कि सही हाँ, बात। ये कैसे फाइनली ये प्रोजेक्ट होता है। क्योंकि हम लोग कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं, कोई स टेस्ट हो गया मटेरियल पासिंग का, सीमेंट का टेस्ट हो गया, एग्रीगेट का टेस्ट हो गया या फिर स्ट्रेस एनालिसिस हो गई। लेकिन एक्चुअली वो यूज़ कहाँ पे आ रही है, कैसे आ रही है प्रोजेक्ट्स में,
उसका आइडिया नहीं रहता, तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते चीज़ों को, थोड़ा लाइटली लेते हैं। और जब तक हम जैसे जॉब वगैरह में जाते हैं, तब तक थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो ये चीज़ अगर शुरू में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम जल्दी मतलब सीख सकते हैं इन सब चीज़ों में। मुझे लगता है हमेशा ये इसीलिए थोड़ा एक एज़ अ स्टूडेंट हमेशा ही एज़ अ स्टूडेंट रहना चाहिए। मैं खुद ही मतलब अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अभी भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म मत करें। और ये लर्निंग जो है ये आपका मतलब आप बॉटम से टॉप तक सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है, नीचे एक ट्रैकमैन से लेकर ऊपर जो मेरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, तो सबका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, इतने सालों से कर रहे हैं। तो एक ब्लैकस्मिथ से भी या ट्रैकमैन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनिशियली। उससे बात करेंगे आप कि कैसे-कैसे होता है। भले ही उसके पास वो डिग्री वाली नॉलेज नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेज़ हैं काम करने के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो नॉलेज से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है सब एक कुछ ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम होना चाहिए लोगों का कि एक दूसरे को हेल्प करें और क्योंकि हर एक आदमी हर कुछ नहीं देख सकता है। तो आपस में एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, लोग एक दूसरे को बताएँगे तो वो एक बेहतर विकल्प होगा। एक होता है ना कि एक लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए हमारे अंदर और वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जी, बिल्कुल। जिस दिन बोलते हैं ना कि अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड ख़त्म हो गया तो उस दिन आप ही ख़त्म आप हो ही गए। डेड हो गए। हाँ, चलिए इसी के साथ हम तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। सुयश जी आपका बहुत धन्यवाद आपने आज इतना वक़्त निकाला अपना और हमारे साथ आपने अपना सजेशंस हम हमारे नए इंजीनियर्स को जो भी हमारे दर्शक हैं उनको दिए। आपका धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सो मच।